गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने बहुत पॉपुलर कहावत सुनी होगी कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो सिर की तरह दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत पॉपुलर कहावत कही जो वाकई में एक पूरी तरह से सिद्ध होती है और पूरी तरह से बहुत फिट है कि भाई जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो देखिए उनकी हालत क्या है, वो गरीब के गरीब ही हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ें है जो कि आपको कहाँ से कहाँ किस स्तर पर ले जाती है, इसका कोई इमेजिनेशन है। जिस टाइप आप शिक्षा ग्रहण करोगे उसी टाइप के आपकी दहाड़ने की ताकत आएगी आपके अंदर। ठीक है, जिस टाइप की शिक्षा का ग्रहण कर शिक्षा रूपी आप दूध को ग्रहण करोगे, ठीक है, तो उसी रूप से आप शेर रूपी दहाड़ को यानी आपकी जो गरज है वो उतनी ही गूंजेगी। ठीक है, कई एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि पास कुछ नहीं था बट एजुकेशन की बेसिस पर जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, DRDO वगैरह की जो उन्होंने कितना बढ़िया जो IGMDTP प्रोग्राम था वो चलाया था। आज मिसाइल के क्षेत्र में बहुत अपने इंडिपेंडेंट बना दिया उन्होंने। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहब को ही देख लीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के हथियार मानते हुए जाने कैसे क्या कर दिया, पूरी संविधान को बदल दिया। मतलब जो गरीब तबका था, दलित थे, जो दबे कुचले थे, जो कि लोग उनके क्या बोलते हैं हाथों का पानी पीने तक नहीं पसंद करते थे, आज वो उनके बराबर स्तर पे हैं जो उनसे नफरत करते थे। तो हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यानी अपने बच्चों को खुद कम खाइए या कम पहनिए लेकिन पढ़ाइए जरूर। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो प्राग ऐतिहासिक काल था, आदि ऐतिहासिक काल था, वो एंटायरली कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमारा सिंधु सभ्यता पाषाण काल वो खत्म हो चुका है। आज हम ऐतिहासिक काल से शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक काल से मतलब अपना वैदिक काल से शुरुआत चलेगी। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? डेफिनेशन छोटी सी, ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक काल आता है। इस वैदिक सभ्यता जहाँ से शुरू होती है वहाँ से अभी तक जो स्रोत है वहाँ पे हमारे पास लिखित स्रोत उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो हमारे पास साक्ष्य कई प्रकार से उपलब्ध हैं, जैसे प्राकृतिक साक्ष्य जो कि पहले भी मिले आदि ऐतिहासिक काल में और प्राग ऐतिहासिक काल में मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर विदेशी यात्रा का विवरण मिलता है और साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। प्राकृतिक साक्ष्यों में अपन सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं और अभिलेख होते हैं, कई प्रकार के अभिलेख होते हैं, इसको अपन देखेंगे। विदेशी यात्री कई प्रकार के, जैसे चीन के यात्री आए थे, मोरक्को के यात्री आए थे, है ना, ईरान के यात्री आए थे, कई प्रकार के यात्री आए हैं जिनका विवरण मिलता है, जिन्होंने कोई पुस्तक लिखी है या कुछ साक्ष्य छोड़ गए हैं जिनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। साहित्यिक स्रोतों में कई प्रकार के साहित्यिक स्रोत होते हैं, वैसे बेसिकली धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक से मतलब होता है जिनका मतलब धर्म से संबंधित होता है और जिनका धर्म से संबंधित गैर धार्मिक होते हैं। धार्मिक में भी दो प्रकार से हो जाते हैं, एक ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ होते हैं, गैर ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ हैं। गैर ब्राह्मण धार्मिक में उस तत्कालीन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं 500 ईसा पूर्व के समथिंग, उस टाइम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़कर, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर के दो ही धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिनके साक्ष्य अपने पास बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक, और ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि वेद हो जाते हैं और उपवेद होते हैं, वेदांग होते हैं और पुराण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, महाकाव्य, उपनिषद, ये सब आते हैं। इनके बारे में वन बाई वन डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी सी क्लैरिटी आएगी। एग्जाम में किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अभी हम सिक्के से शुरुआत करते हैं। सिक्का, जो सिक्का का अध्ययन होता है ना, जो ऐसे किसी चीज़ का अध्ययन होता है ना, तो उसको कुछ कुछ नाम देते हैं। ठीक है, अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे पुराने जो घटना है हुई है ना, उनके अध्ययन को इतिहास कह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के जो वर्णन होता है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना, उसको भूगोल कहते हैं अपन, है ना। और जैसे राजनीति संबंध उसको वही राजनीति कहते हैं। इसी टाइप से जो सिक्कों का अध्ययन है उसको अपन न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे टेराकोटा का सिक्का मिला था अपन को, जैसे सिंधु सभ्यता पहले अपन देखा ना, टेराकोटा का वहाँ पे टेराकोटा मिट्टी होती है आखिर में, तो उसके सिक्के मिले थे। मौर्यकाल, जैसे मौर्यकाल आता है जो अशोक वगैरह रहते हैं, है ना, बिंबिसार वगैरह रहते हैं, तो मौर्यकाल के समय आहत या पंचवार सिक्के का प्रचलन हुआ था। ये बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए थे। ये जो सिक्के थे इन पर कोई लिखावट नहीं थी, बट एक चित्र बने हुए थे इन पर, है ना। और ये पहला धातु का सिक्का था। क्वेश्चन आएगा भाई पहला धातु का सिक्का कहाँ से मिले हैं? मौर्यकालीन
पंचमार्क या हाथ सिक्के धातु के सिक्के होते हैं। स्वर्ण चांदी के सिक्के मौर्य काल में प्रचलित थे। शीशा का जो सिक्का, क्वेश्चन आता है शीशा के सिक्के कहाँ से मिले? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। पहली बार सोने के सिक्के कहाँ से मिले? क्वेश्चन आएगा। सीधा सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने बनाए थे, यूनानी शासकों से, मिनेंडर वगैरह होते हैं ना जो यूनानी शासक होते हैं। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने, क्वेश्चन आएगा वही शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने चलाया था। और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सोने लेकिन अशुद्ध सोना किसने चलाया था? गुप्त कालों ने चलाया था। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, गुप्त वंश की, ठीक है। और इस समय जो शासक था, जो अशुद्ध सोने या सर्वाधिक सोने चल रहे थे, उसमें स्कंदगुप्त शासक था यहाँ का, ठीक है। आता है अगला क्वेश्चन आता है चांदी का सिक्का गुप्त काल में किसके दौरान चला था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। मयूर शैली में सिक्का गुप्त काल में चले हैं, ठीक है। कौड़ी का प्रयोग, कौड़ी नहीं, कौड़ी जो चलती है, ठीक है, आदमी घरों मिल जाती है ना कौड़ी वगैरह, तो उस टाइम पे गुप्त काल में कौड़ी भी चली थी। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में चलता है, ठीक है। हुमायूं बाबर होता है, क्या बोलते हैं, मुगल काल में बाबर का बेटा हुमायूं रहता है ना, उस टाइम पे चलता है, जिसको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था, है ना। 2 युद्ध हुए थे ना इनके 1940 में, है ना। तो उस टाइम पे जो शेर शाह ने, क्या बोलते हैं, रुपए, दाम, सोने, आज भी अपन कहावतों में उपयोग करते रहते हैं कि क्या दाम हैगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये एक्चुअली में उस टाइम की करेंसी हुआ करती थी, ठीक है। रुपए हो गए, दाम हो गए, सोने के सरफी वगैरह हो गए, सरफी की लूट वगैरह ऐसे कुछ कहावत होती ना, तो शेर शाह सूरी ने चलाया था। ये सिक्कों की कहानी हो जाती, थोड़ी सी देख ली दोबारा से, देखो कि सबसे पहले सिक्के कहाँ पर सिंधु सभ्यता मिले थे? टेराकोटा के सिक्के, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मौर्य काल के समय सबसे पहले धातु का सिक्का मौर्य काल में चला है, ठीक है। और शीशा का सिक्का सातवाहनों में चला रहा है। सबसे ज्यादा सिक्के लेकिन अशुद्ध सिक्के होते हैं वो स्कंदगुप्त गुप्त काल में चले हैं, ठीक है। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चला है, चंद्रगुप्त के टाइम पे। और कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ है। चमड़ी का सिक्का जो हुमायूं के शासन काल में है। रुपए, दाम, सोने का सरफी शेर शाह सूरी ने चलाया था। अब अभिलेख के बारे में, ये बहुत छोटी डेफिनेशन है भाई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसको बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। जो पत्थर होता है ना, कोई पत्थर है मान लो, उस पत्थर पर खोद कर जैसे जो टाँकी वगैरह होती है, हथौड़ा वगैरह होता है, चेनी वगैरह होती है, उस पर चोट मार मार के कुछ लिखना होता है ना। तो जो पत्थरों पर जो लिखा हुआ है, जैसे ये पत्थर है, इसमें मैंने लिख दिया है, इसको अभिलेख बोलते हैं, अभिलेख, है ना। अब ये तो बड़ा पत्थर हो गया, वो छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए अपन, है ना, और इस पत्थरों पर लिखा लेना शिलालेख, है ना। छोटे पत्थरों पर लिखने को शिलालेख, और बड़े पत्थर हो जाते और भी बड़ा पत्थर हो उसको अभिलेख बोलते हैं। और स्तंभ लेख क्या होता है? जैसे स्तंभ मतलब खंबा रहता है ना, एक खंबा हो गया, ठीक है, खंबे पे लिख दिया जाता है अपन ने, ये होता है पत्थर का ही लेकिन खंबा है, जैसे पटिया बोलते हैं, पटिया को खड़ी कर देते हैं अपन ना, तो उस पर लिख दिया जाता है, तो उसको स्तंभ लेख कहते हैं, है ना। एक पत्थरों पे लिखने अभिलेख कहते हैं, छोटे पत्थरों पे लिखने को शिलालेख कहते हैं। और एक मतलब बड़ा पत्थर है, ठीक है, और मतलब खंबे के समान दिखाई दे रहा है, ये उस पर लिख दिया अपन, स्तंभ लेख कहते हैं। क्योंकि स्तंभ मतलब क्या रहेगा, एक खंबा हो गया, उस पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी। जैसे अपन देखें सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक्स कह रहे हैं अपन, है ना। प्रमुख अभिलेख देख लो कि विश्व में अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है ना, इलियन शासक डेरियस ने किया था। पहला जो अभिलेख है बोगासकोई को मिला है, बोगासकोई, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। जैसे क्वेश्चन हाथी गुफा अभिलेख, ये हाथी गुफा अपन पता है उड़ीसा में है ये, ठीक है। इसमें क्या है, जो कलिंग का राजा खारवेल था ना, जिसने अपने जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने हराया था। तो उस समय कलिंग हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया है, हाथी गुफा अभिलेख। युद्ध के समय कलिंग का राजा उस टाइम पे नंदराज था गंगवंश का ना। एहोर अभिलेख के बारे में आता है, राजस्थान में पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन की विजय पर चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें रुद्र दामन ने, जो रुद्र सुदर्शन झील की चर्चा की है, और उस झील का जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग, जिसको भी इलाहाबाद बोलते हैं, ये अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का अभियान के बारे में बोला है। स्तंभ लेख बाजा, अभी अभिलेख देख लिया, अभिलेख मतलब डेफिनेशन देखिए, पत्थरों पर खोद कर लिखना, और शिलालेख मतलब छोटे पत्थरों पर लिखना, और स्तंभ लेख मतलब बड़े पत्थरों पर लिखना, मतलब है ना, जो स्तंभ के आकार का हो, है ना, यानी समान ऊंचाई की हो, उनको कहते हैं। ये हेलिडोटस होता है ना, हेलिडोटस बहुत सारे बोलते हैं। गरुड़ स्तंभ लेख होता है,
ये क्या बोलते हैं, विदिशा में, मध्य प्रदेश में विदिशा जिला है, वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, ये अभिलेख मिला है वहाँ पर। यहाँ पर जो भागभद्र था, ये क्या बोलते हैं, जो शुंग के शासन चल रहा था उस टाइम पर ये बंदा आया था, तो उसने भागवत धर्म की जानकारी यहाँ पर दी है गरुड़ स्तंभ या हेलिडोरेशन के माध्यम से। अब कुछ विदेशी यात्री हैं, इन्होंने इनका वर्णन देख लेते हैं। इन्होंने कुछ किताब वगैरह लिखी हैं, इनके आधार पर कुछ अनुमान लगाते हैं अपने इतिहास के बारे में। जैसे हेरोडोटस, इसको तो इन्होंने पुस्तक हिस्टोरिका लिखी है, इनको इतिहास का पिता भी कहते हैं हेरोडोटस को। मेगास्थनीज इन्होंने इंडिका लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था बंदा, ठीक है। एलोबरूनी किताब उल हिंद या ताकीक हिंद बोलते हैं इसको। पर्पलस ऑफ द एर्थीनियन सी, इसका पता नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, मतलब इतिहास की स्रोत जानने के लिए। और टॉलमी जियोग्राफी का, और मार्कोपोली चीनी का यात्री होता है। पायन फोक्यू की, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। फेनसांग सीयू की, ये हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। इसी को अवतारनाथ कांग्योर तंग्योर के आया था। अब ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो चीनी के यात्री आए थे उनका मतलब एक सीक्वेंस में उनको लिखना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया थे। फाइयन सबसे पहले आया था 399 ईस्वी में, संयुग 518 में, फेनसांग आया था 629 में, सिंह आया था 673 में। मोस्टली ये क्वेश्चन है फाइयन और हैंसन, कई बार कई एग्जाम पूछे गए, हैंसन किसके शासनकाल में आया था, किसके समकालीन है, ठीक है। देखो इनका याद रखने का ट्रिक है। हैंसांग में एच आ रहा है ना सबसे पहले, यहाँ पर हर्षवर्धन में एच आ रहा है, हैंसांग में हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, है ना। बचता है फाइयन, फाइयन चंद्रगुप्त के टाइम पर आता है, ठीक है। तो दो तीन बार अपन पढ़ेंगे तो अपने याद हो जाता है। फाइयन संयुग फेनसांग सिंह, फाइयन संयुग फेनसांग सिंह। फाइयन आया था, इसकी जो पुस्तक थी फोक्यू की, इसी के नाम से लिखा है इसको, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय इस टाइम भवन और कौड़ी की चर्चा की गई है। भवन अभी देखा ना, कौड़ी, कौड़ी किसके टाइम पे चली थी, कौड़ी चंद्रगुप्त इनकी गुप्तों के टाइम पे चली थी ना, यहाँ पे देखा था अपन ने भी कौड़ी के बारे में गुप्त काल में। तो यहाँ पर जब ये आया था फाइयन आया था, यहाँ पर भवन और कौड़ी के बारे में उन्होंने बोलाया था। संयुगन, इसमें इसने 3 वर्ष की यात्रा के बारे में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की गई। 3 वर्ष की यात्रा की इन्होंने, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हैंसांग 629 में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में, नालंदा विश्वविद्यालय में ना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, इसमें इन्होंने पढ़ाए भी थे और पढ़े भी थे, ठीक है। ये यात्राओं को राजकुमार कहते हैं, इनको नीति पंडित कहते हैं ना। सिंह 673 में आए थे, ये चीनी यात्री था, और त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है ना, वो 400 प्रतियां अपने साथ लेकर भी चला गया था। इब्न बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला बंदा था, 700 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है। जिन उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, क्या बोलते हैं, दिल्ली में। तो अब्दुल रज्जाक के बारे में आते हैं। ये फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था, विजयनगर का हरियर बुक्का में इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की ना। तो मतला ए साहिन, इसकी पुस्तक का नाम है, कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत और देख लेते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत ही कहते हैं, जो लिखा हुआ है बिल्कुल कॉपी पेन के माध्यम से, ठीक है, तो उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी सबसे बड़ा स्रोत है, ऑथेंटिक स्रोत है। दूसरा आता है गैर धार्मिक स्रोत। अभी तो अपन ने अभी जो मतलब विदेशी यात्री उनके वर्णन के बारे में पढ़ा है, कौन से, जैसे चीनी के यात्री आया था, फारस के यात्री आया था, क्या बोलते हैं, और मोरक्को के यात्री आया था, इस टाइप से ना। अब गैर धार्मिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। इसका संबंध किसी धर्म से नहीं रहता, जैसे कि अर्थशास्त्र के बारे में जो कौटिल्य ने लिखी है, इसमें कोई धर्म से बात नहीं पाते हैं, राजनीति के बारे में बातें लिखी हुई है कि किस टाइप से अटैक करना चाहिए, किस टाइप से अपनी सेना रखना चाहिए, ठीक है, जो शासक होता है उसके क्या गुण होना चाहिए, है ना, और किसको दंड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब सारी लिखी हुई है अपने कौटिल्य, है ना। चंद्रगुप्त ने, सॉरी, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने उन्होंने लिखी है। धार्मिक स्रोत, तो इसका संबंध सीधा सा किसी न किसी धर्म से रहता है ना। और गैर ब्राह्मण क्या कहते हैं, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता तो गैर ब्राह्मण स्रोत कहते हैं। जैन साहित्य के बारे में आते हैं। जैन साहित्य और बौद्ध, जो जैन साहित्यों या जैन की जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी, तो जो बौद्ध की थी पाली थी, है ना। तो जैन साहित्य की जितनी सारी ज़्यादातर जो ग्रंथ मिलते हैं प्राकृत भाषा मिलते हैं, और जो ग्रंथ प्राकृत भाषा मिले उन्हें आगम कहते हैं, आगम। इनकी उदाहरण कई देख लो, इनके बहुत सारे साहित्य हैं कि 12 अंग हो गए, 12 उपांग हो गए, अचरांग हो गए, भगवती सूत्र हो गए, कल्पति सूत्र हो गया, आदि पुराण हो गए, है ना। 12 अंग, 12 उमंग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र,
है ना, आदि प्रण यानी उपांग सूत्र वगैरह मिल जाते हैं। ये कौन सी संबंधित होती है, जन्म से संबंधित होती हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें जो जातक ग्रंथ है, महात्मा बुद्ध की पहले की जन्म, पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं, 200 कहानियां मिलती है ऑलमोस्ट इसमें। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी मिलती है इसमें। देखो क्वेश्चन आता है कि भाई कि पूर्व जन्म की कहानियां किसमें मिलती हैं, जातक ग्रंथ में मिलती हैं, और महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किसमें मिलती है, ललित विस्तार में मिलती है। अंगुत्तर निकाय, जिसमें अभी आगे 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना, 16 महाजनपद पढ़ेंगे। जैसे जनपद हुआ था, फिर महाजनपद हुआ था, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो अपना सबसे बड़ा मगध महाजनपद हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो चेरी हो जाता है, अवंती हो जाते हैं, जो चेरी मथुरा वगैरह, सूरसेन वगैरह, दिल्ली इंद्रप्रस्थ वगैरह, है ना, ये सब महाजनपद होते हैं। उनके बारे में जो जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म का सबसे जो पवित्र ग्रंथ होता है, त्रिपिटक बोलते हैं, है ना। त्रिपिटक में तीन मतलब तीन होता है, पिटक मतलब पुस्तक होता है, तो 3 पुस्तकों का समूह उसको त्रिपिटक बोलते हैं। इसमें 3 होती हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक मतलब सबसे बड़ा पिटक है, ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं इसको, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और विनय पिटक ये सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म की पूरी कि बौद्ध धर्म में भाई तुम कैसे एंट्री ले सकते हो, बौद्ध धर्म की नियम कानून वगैरह, है ना। अभिधम पिटक मतलब इसमें महात्मा बुद्ध की दार्शनिक विचार है, फिलॉसफी के बारे में बोला है कि महात्मा बुद्ध बोलते हैं भाई अपना मीडियम मार्ग, अष्टांग मार्ग को फॉलो करो, कैसे दुख से निजात पा सकते हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। यहाँ तक अभी इसको समाप्त कर देते हैं। आगे के बारे में जैसे ऋग्वेद वगैरह होते हैं, अजर्वेद, अथर्ववेद, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल का जो मतलब पिछली जो क्लास ली थी उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर रहेगा, आंसर होगा इसका बेबीलोन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आए हुआ है। आज का प्रश्न पूछा है मैंने कि किताब निम्न के लेखक कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मेगास्थनी, अल्बिनी, हाइयान, टॉलमी। ये इसमें से आपको आंसर देना है ना। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जय हिंद, जय भारत।